2 जुलाई 2024 के दिन बरेली के एक गांव में पुलिस को एक औरत की लाश मिलती है। पहले तो पुलिस को यह सीधा साधा मर्डर केस लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने बारीकी से देखा उस औरत की बॉडी पर, तब उन्हें लगा कि ये तो सेम 2023 में जैसे एक औरत की मौत हुई थी वैसे ही मारी गई है। ये मर्डर वैसा ही दिख रहा था जिनकी वजह से बरेली के ऑलमोस्ट 90 गांव की औरतें घर से बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचा करती थी। तो पुलिस के दिमाग में एक सवाल चलने लगा कि क्या ये सीरियल किलर 7 महीने बाद दोबारा वापस लौट आया है। 5 जून 2023 के दिन बरेली के शाही पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है कि प्रतापपुर गांव के गन्ने के खेतों में 50 साल की एक औरत की लाश पड़ी हुई है और जिनकी ये लाश है उनका नाम कलावती है। कलावती जी की मौत गला दबाने की वजह से हुई है। ना तो कलावती जी की किसी से दुश्मनी थी और ना ही रिसेंट के दिनों में उनकी किसी से लड़ाई हुई थी। तो पुलिस पूरी तरीके से कंसंट्रेट थी उनके कातिल को ढूंढने के लिए। लेकिन इससे पहले कि पुलिस को कोई भी एविडेंस मिलता, उससे पहले ही पुलिस दोबारा से एक और लाश मिलती है। ये लाश कुलशा गांव के सड़क के किनारे 50 साल की धनवंती जी की थी। एंड दोबारा से गन्नों के खेतों के पास में धनवंती जी की भी लाश मिली थी और शेम इनका भी कोई दुश्मन नहीं था और ना ही इनकी भी किसी से लड़ाई हुई थी। तो इसी वजह से पुलिस को इन दोनों लाश के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा था। इन दोनों केसेस को एज अ इंडिविजुअल केस की तरह देखा जा रहा था और इनकी इन्वेस्टिगेशन भी ऐसे ही की जा रही थी। पुलिस को इस केस के बारे में भी और धनवती जी के केस के बारे में भी कोई भी लीड नहीं मिली थी। लेकिन महीने के लास्ट में पुलिस दोबारा से एक और लाश मिलती है। 30 जून 2023 को आनंदपुर गांव के खेत के पास में 55 साल की प्रेमवती जी की लाश पुलिस को मिलती है। लेकिन इस बार किलर का विक्टिम को मारने का तरीका थोड़ा सा शॉकिंग था। प्रेमवती जी को उनकी ही साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर मारा गया था और फिर उनके पल्लू को उनके गले के अराउंड टाइटली बांधा गया था और फिर लेफ्ट साइड पे गांठ मार दी गई थी। ऐसे मारा गया था कि ये औरत जिंदा ना बचे। और शॉकिंग बात यह थी कि पिछले 1 महीने में बरेली का ये तीसरा मर्डर था। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए, लेकिन उनके हाथ कोई भी एविडेंस नहीं लग रहा था और देखते ही देखते एक के बाद एक खून होते जा रहे थे। और चौथी लाश पुलिस को 22 जुलाई 2024 को खजूरिया गांव में मिलती है और ये लाश कुसुमा जी की थी। कुसुमा जी को भी उसी तरह से मारा गया था जैसे प्रेमवती जी को मारा गया था। और 5वीं लाश वीरावती जी की थी जो कि ज्वालापुर गांव में मिली थी। अब न सिर्फ गांव वाले डर रहे थे बल्कि पुलिस वाले भी डर रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अगला खून कब, कहां और किसका होगा और अगली लाश उन्हें कहां से मिलेगी, क्योंकि ये सारी लाश पुलिस को किसी एक जगह से नहीं मिली थी या फिर आसपास की जगह से नहीं मिली थी। इसीलिए पुलिस का यह पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि खूनी आखिर है कौन। इनफैक्ट उन्हें शायद यह भी पता नहीं था कि इन सारे खून के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है। लेकिन शायद वो लोग ये बात भी पता कर लेते अगर आगे और खून होते तो। लेकिन 5वां खून होने के बाद और 5वीं लाश मिलने के बाद 2 महीनों तक कोई भी खून नहीं हुआ। तो लोगों को लगा कि अब सारे खून होना बंद हो गया है और वो खूनी भी अब यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो शायद से अब हम लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जा सकते हैं और शायद से अब हम लोग आराम से रह सकते हैं। और अब औरतें भी अपने गांव में बिना किसी डर के बिल्कुल फ्री दोबारा से घूमने लगी। लेकिन फिर आता है 31 अक्टूबर का दिन, जिसके बाद से गांव में खून होना इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि सभी लोग घर से बाहर जाने से पहले 1000 बार सोचते थे। 31 अक्टूबर 2023 को लखीमपुर गांव के गन्नों के खेतों में 65 साल की महमूदन जी की लाश मिलती है। महमूदन जी ने उस दिन सूट शलवार पहना हुआ था और किसी ने उनका भी गला घोंटकर उन्हें मार डाला। उनको भी उन्हीं के दुपट्टे से मारा था और फिर सेम उनके दुपट्टे को भी उनके गले के अराउंड साइड में गांठ मार के बांध दिया गया था। फिर आता है 20 नवंबर 2023। रसनी गांव में दुलारो देवी की लाश उन्हीं के खेत में पड़ी मिलती है और मर्डर का पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम था। और फिर 26 नवंबर 2023 को 64 साल की उर्मिला जी की लाश जगदीशपुर गांव में मिलती है और सेम टू सेम उनकी साड़ी का पल्लू उनके गले में बहुत टाइटली बांधा गया था। पुलिस इतने सारे खून देखकर और इतने सारे लाश देखकर परेशान हो गई थी। पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी
और उन्हें लग रहा था कि जो खूनी है वो उन्हें पूरी तरह से सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसे ही पुलिस एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार होती और वो लोग एक टीम बनाते, तब तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव में किसी और औरत का खून हो जाता। एंड आई एम श्योर कि तुम लोगों को भी इस मर्डर में एक ही पैटर्न दिख रहा होगा, जैसे कि सब विक्टिम्स 45 साल के ऊपर की थी और सब औरतें थी, और सभी विक्टिम्स की लाश मोस्टली गांव के खेतों के पास में ही मिली थी, और ऑलमोस्ट सब विक्टिम्स को उनके ही दुपट्टे से या उनके ही साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर मारा गया था। लेकिन जब स्टार्टिंग में ये मर्डर हुए थे और जब पुलिस को इन सब के बारे में पता चला था, तो वो लोग इस पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, और करते भी कैसे। ये सारे के सारे खून 3 अलग अलग एरिया में हुए थे, शाही, शीशगढ़ और फतेहगंज। इन एरिया के 25 किलोमीटर के रेडियस में ये मर्डर हुए थे। हमें ये पैटर्न इतना इजीली दिख रहा है क्योंकि हमारे पास इस केस की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा है और हम और आप सिर्फ इसी एक केस को देख रहे हैं। लेकिन पुलिस के लिए यह पैटर्न आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है क्योंकि पुलिस के पास इतने सारे केसेस आते हैं। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्लू आपके आंखों के सामने है वो होते हुए भी तुम्हें नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन इस बीच पुलिस वालों ने 3 आदमियों को अरेस्ट किया और वो लोग उन्हें पुलिस की कट घड़ी में लेके आए। और ये सब कुछ होने के बाद भी जब ये तीनों के जेल के अंदर बंद थे, तब भी बाहर खून हो रहे थे। और तब पुलिस वालों को समझ में आ गया था कि इन 3 लोगों का इन खून से कोई लेना देना नहीं है और ये तीनों तो पक्का क्रिमिनल नहीं हो सकते हैं। लेकिन बहुत ही जल्द पुलिस को इन सारे के सारे खून में एक कनेक्शन दिखने वाला था, और वो तब दिखा जब इस खूनी ने अपने लास्ट विक्टिम का खून 2 जुलाई 2024 को किया, जब अनीता देवी अपने मायके से वापस अपने ससुराल आने वाली थी। लेकिन एक दिन पहले ही उनका बेटा उन्हें उनके मायके जब छोड़ने गया था, तभी उन्हें खेत में कुछ काम आ गया था। तब अनीता जी ने जल्दी अपने घर आने की सोची और तब वो अपने मायके से तो निकल चुकी थी, लेकिन अपने घर वो कभी भी नहीं पहुंची। लेकिन जब रात 8 बजे तक अनीता जी अपने घर नहीं पहुंची, तो उनके पति और उनके बेटे ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया और वो अपने घर के हर जगह और आसपास के और हर एक एरिया में उन्हें खोजने लगे। और उनके मन में बस यही चीज चल रहा था कि काश अनीता जी का सामना उस मर्डरर से न हुआ हो। लेकिन उनका ये डर तब सच हुआ जब गांव में ये बात फैलने लग गई कि गांव के पास में जो गन्ने का जो खेत है, वहां पे एक औरत की लाश मिली है। जब तक अनीता जी के घर वाले उनकी लाश को देखने के लिए या फिर इस औरत की लाश देखने के लिए वहां तक पहुंचे, तब तक अनीता जी की लाश को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया था। और फिर उसके बाद पुलिस वालों ने अनीता जी के हस्बैंड को उनके कुछ आधार कार्ड और कुछ आइडेंटिटी प्रूफ दिखाए, जिससे यह पता चल गया था कि जिसका खून हुआ है वो उनकी पत्नी अनीता जी ही थी। उनकी भी मौत साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर किया गया था। पर जब पुलिस ने अनीता जी की लाश देखी, तब पुलिस को एक बात पता चल गई थी कि जिस इंसान की उन्हें तलाश है वो कोई आम नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान 14 महीनों में 9 खून तो नहीं कर सकता है, वो भी सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो करके। एंड देन न्यू दिस थिंग कि वो लोग अब एक सीरियल किलर से डील कर रहे हैं और अब इस सीरियल किलर को पकड़ना और उसे ढूंढना पुलिस की प्रायोरिटी बन चुका था, क्योंकि अगर वो उसे टाइम से पहले नहीं पकड़ेंगे तो गांव में और भी कई सारी औरतों की जान चली जाएगी। तो पुलिस ने एक ऑपरेशन तलाश लॉन्च किया, जिसमें 22 पुलिस की टीम्स थीं, जिनका सोल पर्पस यही था कि कैसे भी करके इस सीरियल किलर को ढूंढा आए। इतना ही नहीं, कुछ पुलिस ऑफिसर्स बरेली से मुंबई आए स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए। उन्होंने क्रिमिनोलॉजिस्ट और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट से भी बात की ताकि वो इस सीरियल किलर के साइकी को समझ पाए। एंड देयर फाइनली केम ऑफ द ये प्लान। पुलिस वालों ने ये प्लान बनाया कि वो लोग बहुत सारी फीमेल ऑफिसर्स को अलग अलग गांव में भेजेंगे, जहां भी खून हुए हैं, जिस भी गांव में, उनके पास वाले गांव में भेजेंगे, ताकि वहां पे वो ऐसे प्रिटेंड करके रह सके कि वो वहां पे बचपन से ही पैदा हुए हो और वो वहां पे बचपन से ही बड़े हुए हो। सो विच मेंट कि वो भी बाकी नॉर्मल गांव की औरतों की तरह दिन में काम को जाती थी, मतलब खेत में जाती थी काम करने के लिए और रात को जल्दी सो जाती थी और सुबह जल्दी उठ के ये लोग काम पे दोबारा चली जाती थी। ये सब कुछ तो चल ही रहा था, लेकिन
साथ साथ पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रहे थे इन एरिया के आसपास के। पुलिस ने टोटल 1500 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक की थी और 600 नए कैमरा भी इंस्टॉल किए गए गांव वालों की हेल्प से, और पॉसिबल सस्पेक्ट के स्केचेस भी बनाए और जगह जगह उन स्केचेस के पोस्टर भी लगाए गए थे। और कई लोगों से पूछताछ भी की इस टाइम पे पुलिस ने, और पुलिस पूरे जी जान से ऑपरेशन तलाश को सक्सेसफुल करने में जुट गई। लेकिन उन्हें अभी भी कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। लेकिन जब उन्होंने बिल्कुल हार मान ली थी, जब उन्हें लग रहा था कि अब ये केस कहीं भी नहीं जा रहा है, तब उन्हें अचानक से गांव में एक सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आया। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को फोन करके ये बताया कि जिसकी तलाश वो कर रहे हैं उसे उस गार्ड ने कुछ ही देर पहले अपने ने गांव में देखा था। जैसे ही पुलिस को ये टिप मिली, वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो तुरंत उस लोकेशन में पहुंचे। लेकिन आखिर ये आदमी था कौन और उसके रीजंस क्या थे, ये सारे के सारे खून करने के पीछे? इस कातिल का नाम था कुलदीप कुमार गैगोवर। इससे पहले कि हम लोग ये देखें कि कुलदीप ने ये खून करे कैसे, उससे पहले हमारा ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस केस में कि आखिर कुलदीप है कौन, उसका बचपन कैसा था, वो कैसे बड़ा हुआ था, ताकि हमें ये चीज समझ आ सके कि उसके पीछे का दिमाग कैसे चला। यहां पे कुलदीप बरेली के बाकरगंज थाना के नवाबगंज गांव का रहने वाला था। कुलदीप की 2 बहनें थीं और उसके फादर बाबूराम ने पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन उनकी दूसरी बीवी को पहली बीवी कुछ खास पसंद नहीं थी, तो अक्सर उनकी दूसरी बीवी उनको बहुत ज्यादा भड़काती थी, जिसकी वजह से वो अपनी पहली बीवी से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे थे और वो अपनी पहली बीवी पे हाथ भी उठाते थे। और ये सब कुछ कुलदीप की आंखों के सामने में होता था जब वो बहुत ज्यादा छोटा था तब से। इसीलिए कुलदीप बचपन से ही मेंटली स्टेबल नहीं था। उसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती थी, यहां तक कि वो सेंटेंसेस भी कंप्लीट नहीं बोल पाता था। लेकिन उसे ये चीज क्लियर समझ में आती थी कि उसकी सौतेली मां अच्छी औरत नहीं है और वो अपनी सौतेली मां से, अपनी स्टेप मॉम से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। तो जैसे तैसे करके इस एनवायरनमेंट में भी कुलदीप बड़ा हुआ और 2014 में उसके पापा ने बहुत ज्यादा मुश्किल से उसकी शादी करा दी। लेकिन कुलदीप ने भी सेम अपने पापा जैसा पैटर्न दोबारा से रिपीट करा और वो अपनी पत्नी को मारता था। पहले तो कुलदीप की बीवी शुरुआत में सब कुछ सहन कर लेती थी, लेकिन जब कुलदीप का ये बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव हो गया था, तो 2 पॉइंट्स की कुलदीप अपनी बीबी का गला भी दबाता था। तब उसकी बीबी ने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हुए कुलदीप की बीवी कुलदीप का घर छोड़ के 2018 में भाग गई थी वहां से। तो इस पॉइंट पे कुलदीप कुछ काम नहीं करता था और अपने बीवी के जाने के बाद से उसे औरतों से और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। तो इस भड़ास को निकालने के लिए कुलदीप नशा करने लगा था और दारू वगैरह पी के नशा वासा करके वो हमेशा गायब ही रहता था। उसका कोई ठिकाना भी नहीं था। तो एक्चुअली वो इस पॉइंट पे हमेशा क्या करता था कि कई बार कहीं भी वो बाहर सड़कों पर ही लेट जाया करता था। कई बार वो अपने बहनों के घर चले जाता था, कई बार वो अपने चाचा या औरों के घर चला जाता था और वहां उनके घर में जाकर, उनके गांव में जाकर वहीं रहता था। और उसका अपनी बहनों के गांव जाना और अपने चाचा के गांव जाना उसका इतना ज्यादा फ्रिक्वेंस हो चुका था और वहां के लोग भी अब कुलदीप को जानने लगे थे। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि कुलदीप अब हर एक गांव का चप्पा चप्पा जान गया था। कुलदीप जिस जिस गांव में जाता था वहां सबको ये चीज पता थी कि कुलदीप का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो उस पे दया करके एज अ पिटी वो लोग उसे खाने के लिए देते थे। कभी कभी उसके कपड़े फटे हुए होते थे तो वो लोग अपने कपड़े भी उसे दे देते थे। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब भी कुलदीप किसी भी गांव में जाता था तो उसके पास गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, ना ही उसके पास साइकिल थी, तो वो हमेशा इन गांव के बीच में ट्रेवल पैदल किया करता था, जिसकी वजह से अगेन इट ओनली हेल्प हिम कि ये गांव के बारे में सारे के सारे डिटेल और गांव के सारे खेत के बारे में जान गया था। और ऐसे ही एक दिन कुलदीप 2023 के जून के महीने में अपनी एक बहन के घर जा रहा था। जब उसकी नजर गांव के खेत में काम कर रही दानवती जी पर पड़ी तो कुलदीप उनके पास गया और वो उनसे बातें करने लग गया। लेकिन बातें करते करते कुलदीप ने दानवती जी से सेक्सुअल फेवर्स मांगे, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑड चीज थी। तो उन्होंने उस चीज के लिए रिफ्यूज कर दिया।
लेकिन कुलदीप से ये चीज सहन नहीं हुई और उसने उन पर हमला करा और उनका गला दबाकर मार दिया। फिर उन्हें उन्हीं के साड़ी के पल्लू से उनके गले के अराउंड बांधा, उस चीज को जस्ट टू मेक श्योर करने के लिए कि ये प्रॉपरली पक्का मर गई है। और ये सब कुछ करने के बाद वो वहां से लाश को वहीं छोड़ के भाग गया। और बाकी सब कुछ तो मैंने तुम लोग को बता ही दिया है कि कैसे उसने हर एक औरत को मारा था। तो यहां से ऐसे ही जब वो अपनी बहनों के अपने चाचा वो के गांव में जाता था तो हमेशा वो नजर रखता था कि कहीं किसी खेत में कोई औरत अकेली तो नहीं है। और जब भी उसे कोई औरत गन्ने के खेतों में अकेली दिखती थी तो वो उन्हें अप्रोच करता था और उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगा करता था। और अगर वो मना कर देते थे तो वो उन्हें मार देता था। अगर कभी कोई उसका पीछा कर रहा होता था या फिर उसे देख लेता था तो उस दिन वो किसी का भी खून नहीं करता था, बस वो वहां से भाग जाता था। एंड ऑल्सो वो गन्ने के खेत ही स्पेसिफिकली इसलिए ढूंढता था क्योंकि अगर आप गन्ने के खेत देखेंगे तो यू भी नो कि गन्ने कितने लंबे होते हैं। अगर कोई गन्ने के खेत के बीच में हो तो बाहर खड़े इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि यहां बीच में कोई है। एंड दिस वॉज परफेक्ट फॉर कुलदीप। वो ये सारे मर्डर खेतों में ही किया करता था ताकि अगर कोई आसपास जा भी रहा हो तो उसे पता न चले कि अंदर कुलदीप किसी का खून कर रहा है। वन मोर थिंग विच इज वेरी वियर्ड एंड इंटरेस्टिंग हियर कि कुलदीप में सेक्सुअल डिजायर तो थे, लेकिन जैसे ही उसके पास मौका मिलता लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था। इस चीज के बारे में बेसिकली उसमें कुछ भी करने की सेक्सुअली हिम्मत नहीं होती थी, तो वो उनको मार के बस उनकी पर्सनल चीजें ले जाता था। जैसे चाहे वो विक्टिम की बिंदी हो, लिपस्टिक हो, आधार कार्ड हो या उनके ब्लाउज का टुकड़ा हो। कुलदीप अपने साथ कुछ भी एजर ट्रॉफी ले जाया करता था और पुलिस को ये सारे एविडेंसेस कुलदीप के पास से मिले भी थे। एंड इवन कुलदीप ने 9 में से 6 मर्डर का कन्फेशन खुद ही किया था। अब ये सारी डिटेल सुनने के बाद भी तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो चीजें भी ले जाता था अपने साथ, लेकिन ही वॉज नेवर फाउंड आउट राइट कि पूरे 14 महीने, पूरे जितने भी महीने तक उसने ये सब कुछ किया था, ही वॉज नेवर फाउंड आउट कि इसने तो बहुत ज्यादा प्लानिंग करी होगी, इसने तो बहुत ही ज्यादा ढंग से सोचा होगा कि मैं ये वाला रूट लूंगा, यहां से जाऊंगा, वैसे जाऊंगा। वेल दैट वॉज नाउट केस वॉज कुलदीप। कुलदीप इतना शातिर था ही नहीं, उसके पास बस सामान ही इतना कम था कि कुछ चीज वो पीछे छोड़ता ही नहीं था। दैट वॉज हिज बिगेस्ट वीकनेस ऑल्सो कि वो गरीब था। एंड दैट वॉज हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑल्सो कि वो गरीब था, इसलिए उसके पास कुछ था ही नहीं। पहले वो एक ऐसा टाइप का आदमी था जो कि मेंटली स्टेबल नहीं था एंड वो कभी किसी मच्छर को भी नहीं मार सकता था। तो किसी को ये चीज सोचने में कि कुलदीप जो हमारे गांव से है वो 9 खून कर देगा, ये चीज सोचना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था उस समय। वेल कुलदीप के पेरेंट्स और गांव वालों के हिसाब से कुलदीप बरेली के इनफेमस सारी किलर हो ही नहीं सकता था। गांव वालों के हिसाब से जो इंसान छोटे बच्चों से भी डरता था वो 9 खून कैसे कर सकता है, वो भी बिना कोई सबूत पीछे छोड़े। जो इंसान चींटी को भी नहीं मार सकता वो बाहर सीरियल किलर कैसे बनेगा, वो वाली मेंटालिटी थी वहां उस गांव में। इनफैक्ट एक विक्टिम की फैमिली वाले ही ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कुलदीप ने ही उनका मर्डर करा होगा, उनकी फैमिली के विक्टिम उनकी फैमिली मेंबर का मर्डर करा होगा, क्योंकि उनके हिसाब से ये काम किसी शातिर, बहुत ही ज्यादा शातिर इंसान का है और कुलदीप ये चीज नहीं कर सकता था। आल्सो पुलिस ने जो 3 स्केचेस रिलीज किए थे उनमें से तो एक स्केच पुलिस ने कुलदीप को पकड़ने के बाद बनवाया था। एंड दिस श्योर इट, ऐसे जैसे कि वो स्केच पहले से बनाया गया हो, विच अगेन मेड पीपल बिलीव कि पुलिस कुलदीप को फंसाना चाह रही है। बट वी कैन नॉट डिनाई कि कुलदीप ने खुद कन्फेस करा है कि उसने 9 में से 6 खून किए हैं और पुलिस को उसके पास से विक्टिम्स की बिलोंग भी मिली है। कुलदीप खुद पुलिस को उन 6 क्राइम सीन पर लेकर गया और क्राइम सीन रिक्रिएट करी उसने। जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा, कुलदीप से पूछा कि भला तुमने इन औरतों को क्यों मारा, तो उसने बेसिकली ये कहा कि ये सारी की सारी औरतें गंदी थीं। कुलदीप को देखकर कोई भी ये चीज बिलीव नहीं करेगा कि ये आदमी 9 खून किया है और ये एक सीरियल किलर है। बट फिर सेम चीज की अमरजीत, साड़ा, जफी डामर, उन्हें भी देख के कोई भी ये चीज नहीं कह सकता, या फिर किसी भी सीरियल किलर को देख के कोई भी ये चीज नहीं कह सकता है कि ये आदमी इतने सारे खून कर सकता है। सो बी अवेयर ऑफ एवरीवन, इवन इफ तुम्हारे आसपास कोई मासूम सा दिखने वाला आदमी भी है, मे बी वो कुछ कर दे, यू नेवर नो। बट विद दैट कुलदीप कुमार का केस अभी यहीं पे समाप्त होता है।